हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो एक बार फिर से हम हिस्ट्री का एक नया लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। इससे पहले कि अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया की बात करें, हमने पहले के दो वीडियोस में क्या समझा, क्या देखा कि किस तरह से यूरोपियंस जो हैं वो इंडिया में एंटर कर चुके थे, किस तरह से वो डेरा लगा के आराम से मज़े वगैरह यहाँ पे कर रहे थे। अब बात ऐसी है कि आज की वीडियो में हमने क्या करना है, जो सभी यूरोपियंस यहाँ पर आ गए थे उनमें से किसी एक को यहाँ पे सेटल करना है और उसको बोलना है कि तू आराम से रूल वगैरह कर, बाकी सबको यहाँ से भगा दे। तो अब ये तीन चार जो हमारे पास यहाँ पे आ चुके थे, आपस में किस तरह से झगड़ रहे थे और किस तरह से कौन यहाँ पे लास्ट में रुका था, आज के इस वीडियो में हम वही सब समझने जा रहे हैं। जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कार्नेटिक वॉर्स रहती हैं और कुछ एक दो लड़ाइयाँ रहती हैं, वो रहने वाली हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं उम्मीद है आपको ये क्लियरली पढ़ा जा रहा होगा, जहाँ पे लिखा हुआ है टारगेट 3000 लाइक्स का। मुझे उम्मीद आप जल्दी से जल्दी टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करने वाले हो। इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी एक हिस्ट्री वाली, आप वहाँ पे जाके जा सकते हो और वहाँ पे जाके वीडियोस को आप मज़ा ले सकते हो, आनंद उठा सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर कौन कौन आया हुआ था। मेनली यहाँ पर इंग्लिश ब्रिटिश की बात की थी, वो आ चुके थे। पुर्तगाली तो सबसे पहले आए थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। फिर हमने डचेस के बारे में पढ़ा, इंग्लिश भी यहाँ पर आए। डेन्स का तो छोटा सा टाइम रहा, वो तो ऐसे निकल गए थे यहाँ से। और बाकी सबसे लास्ट में कौन आए थे, फ्रेंच आए थे। अब इंग्लिश डचेस की बात करें, फ्रेंच की बात करें और पुर्तगालियों की बात करें, इनमें आपस में लड़ाई में वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इंग्लिश और पुर्तगालियों की बात करते हैं, इंग्लिश और पोर्चुगीज़ की बात करते हैं। अब अंग्रेज़ों के दिमाग में तो था कि भाई हमने यहाँ पे सेटलमेंट करनी है। अब यहाँ पर ये बात भी थी अंग्रेज़ों के दिमाग में कि हर जगह लड़ाई थोड़ी ना करनी है। अब लड़ाई करेंगे तो हमारा अपना भी लॉस रहने वाला है, सैनिक भी जाएंगे, सामान भी जाएगा, प्रॉपर्टी वगैरह भी जाएगी। तो हर जगह लड़ाई करने का बेनिफिट है नहीं, रिश्ते भी बना लेते हैं भाई, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते हैं, शादी वगैरह करके रिश्ते बनाते हैं, सब कुछ सेटल वगैरह हो जाएगा। तो पहला काम वो यही करते हैं जब हम इंग्लिश वर्सेस पोर्चुगीज़ की बात करते हैं। पुर्तगाली भी यहाँ पर आए हुए थे, एक्सपैंड कर रहे थे, उन सबसे पहले वही आए थे और बाद में तो अंग्रेज़ तो बाद में आए थे ना। लेकिन अंग्रेज़ चालाक थे। यहाँ पे मैरिज ट्रीटी करी जाती है जिसे एंग्लो पोर्चुगीज़ ट्रीटी भी कही जाती है। एंग्लो पोर्चुगीज़ ट्रीटी को मैरिज ट्रीटी भी कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं बोलते जा रहा हूँ, आपको नोट्स बनाने होंगे। पहली बार जब वीडियो देख रहे हो तब नोट्स मत बनाना, उसके बाद बनाते रहना। जब हम बात करते हैं यहाँ पे इंग्लिश वर्सेस पुर्तगालियों की मैरिज अलायंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, 23 जून 1661। ईयर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस चार्ल्स सेकंड इंग्लैंड की तरफ से कौन होता है, चार्ल्स सेकंड होता है। और दूसरी पुर्तगालियों की तरफ से बात करें, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा, क्या नाम है, कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा की बात कर रहे हैं। ये कौन होती है, जो पुर्तगाल का किंग होता है, जॉन 4 की बात कर रहे हैं इस टाइम, जो किंग वगैरह वहाँ पे रहता है, उसकी जो लड़की होती है कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा। इसकी किससे शादी होती है, इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड से। अब शादी होगी, मैट्रिमोनियल अलायंस होगा, इसका मतलब क्या, ये आपस में लड़ाई करने नहीं वाले। और पुर्तगाली क्या करते हैं, दहेज में बॉम्बे दे देते हैं। किसको, बॉम्बे दे देते हैं यहाँ पे अंग्रेज़ों को। अब जब बॉम्बे ही इनको मिल गया है, इनको और क्या चाहिए, वहाँ पे किला बनाएंगे, आराम से कंट्रोल वगैरह करेंगे और पुर्तगाल में थोड़ा सा जगह देंगे करने के लिए, ट्रेड वगैरह करने के लिए। और पुर्तगालियों तो काम पे ख़त्म हो गया। यानी इंग्लिश ने पुर्तगाल से कैसे निपटारा पाया, मैट्रिमोनियल अलायंस करके, शादी करके पुर्तगालियों को तो साइड में कर दिया। अब कौन बच गया पे, डच बच गए और कौन बच गए बेचारे, फ्रेंच बच गए। जो अंग्रेज़ और फ्रेंच के बीच की अगर हम बात करें वो कार्नेटिक वॉर्स रहेंगे, वो आगे पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं इंग्लिश और डच की बात कर लेते हैं। डेन्स की बात करें वो तो वैसे अपना सामान बेच बूझ के ऐसे निकल गए थे ना। अब डच की बात करते हैं। जब डच की बात करते हैं यहाँ पर बस इतना आप याद रखना, बैटल ऑफ बेदारा होती है, यानी कि बेदर्दी से यहाँ पर अंग्रेज़ जो हैं वो डिच कर जाते हैं डचेस को। ठीक है, बैटल ऑफ बेदारा की बात करें कब होती है, ये ईयर याद रखना बड़ा ज़रूरी है। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होती है। बैटल ऑफ बेदारा होती किस में है, ये अंग्रेज़ों और डचेस के बीच में होती है। जिसके बाद क्या होता है, डचेस जो हैं वे छोड़ के चले जाते हैं यहाँ से, और इंग्लिश जो है वो डचेस से भी छुटकारा पा जाते हैं। यानी कि पुर्तगाली वैसे साइड कर लिए, यहाँ पे डचेस को भी साइड कर लिया। इसी बैटल ऑफ बेदारा की बात करें, बैटल ऑफ चिंसुरा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी जगह पर हुई थी, जो कि कोलकाता के बाहरी इलाके में पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, पुर्तगालियों को तो साइड कर दिया। पुर्तगालियों के साथ साथ अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ पे डचेस को भी साइड कर दिया था। अब आगे चलते हैं, आगे की कहानी सुनते हैं। अब जो मेन रहने वाला है ये अंग्रेज़ों की और फ्रेंच की बात करें, ब्रिटिश की और फ्रेंच की बात करें, इनके बीच में क्या क्या होता है वो समझने वाले हैं।
सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि किस तरह की इंप्रूवमेंट आपको और चाहिए वीडियो में, ताकि हम और बेटर वे में आपके लिए कंटेंट ला सकें, आपको और बेटर वे में हम पढ़ा सकें। आपका फीडबैक हमारे लिए ज़रूरी है, तो कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट ज़रूर करना और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देते रहना। और लाइक का टारगेट अचीव करवाने में हेल्प तो करनी ही करनी है, और वीडियो को शेयर जितना हो सकता है करना, और सब्सक्राइब तो करना ही करना होगा चैनल को। आगे चलते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले इंग्लिश वर्सेस फ्रेंच की बात करें। इनके बीच में कार्नेटिक वॉर्स होते हैं, कार्नेटिक लड़ाइयाँ होती हैं। कार्नेटिक रीजन हो सकता है, अगर मेरे को मैप में दिखेगा, मैं आपको पोर्शन दिखा दूँ कार्नेटिक वाला, तो आपको पोर्शन दिख जाएगा कार्नेटिक वार उस टाइम किस जगह को बोलते थे। अब कार्नेटिक वार्स की बात करें, सबसे पहले कार्नेटिक वार की बात करते हैं। वो उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, 1746 से लेकर 1748 जो है वो पहली कार्नेटिक वार का टाइम पीरियड रहता है। अब लड़ाई तो ऐसा है नहीं कि 2 दिन में खत्म हो जाएगी, 1746 से लेकर 1748 तक चलती है। अब इसकी बेसिक कहानी समझ लो। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की कहानी क्या है, आपको याद क्या करना है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का ईयर याद रखना, जो कि हो सकता है पूछ ले आपसे, कौन सी ट्रीटी से ये खत्म होता है, और बीच में एक इंपॉर्टेंट बैटल आएगी। तीनों कार्नेटिक वॉर में कौन सी ट्रीटी से लड़ाई खत्म होगी ये वाली, इनके बीच में एक बैटल इंपॉर्टेंट आती है, उसमें कौन से ईयर में होती, बस इतना फंडा आपको याद रखना, बाकी कहानी सुनो इसमें होता क्या है। डुप्लेक्स जब आया था ना फ्रेंच की तरफ से गवर्नर बन के, तब से पंगे स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि डुप्लेक्स का ये था कि था तो फ्रेंच का गवर्नर, लेकिन इसके दिमाग में ये था कि बड़ा हो गया यार ये सब ट्रेड वगैरह करना, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन करता हूँ, पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करता हूँ, कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ इंडिया को। ब्रिटिशर्स के दिमाग में भी यही था, और फ्रेंच के दिमाग में भी चल रहा था। फ्रेंच जो बात करेंगे दिमाग में पहले नहीं था, फ्रांसों के दिमाग में। जब डुप्लेक्स आता ना गवर्नर बन के, ये इसके दिमाग इसका इस तरह से काम कर रहा था कि यार ट्रेड से इतना बेनिफिट नहीं होने वाला है, बेनिफिट तो हो रहा है बट अगर पॉलिटिक्स में चल जाएंगे तो और बेनिफिट मिलने वाला है, यानी कि कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे इंडिया को और बेनिफिट मिलने वाला है। यही सोच अंग्रेज़ों की भी चल रही थी, यही फ्रेंच की भी चल रही थी। बाकी जो तो अंग्रेज़ों ने पहले साइड कर लिए, अब इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पे सेटल होना था। वो अंग्रेज सेट होंगे वो भी पता ही है आज के टाइम पे, लेकिन उस टाइम थोड़ी पता था उनको, तो उन्होंने लड़ाई वगैरह करनी यहाँ पे। जब डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर बन के स्टार्ट होता है तब से लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं। अब कहानी सुनो, यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। डुप्लेक्स जब आता है उसको पता था कि अब मैं इतना स्ट्रॉन्ग वगैरह नहीं हूँ, हालांकि कुछ एरिया मेरे कंट्रोल में, कुछ अंग्रेज़ों के कंट्रोल में हैं, और ब्रिटिशर्स भी ऐसा उनका होता था कि वो पहले दूसरों को देखते थे फिर उन पर अटैक करते थे। अब यहाँ पे इनका ये था कि ये पहले जब यहाँ पर आया था ना, इसने कह दिया था कि उस टाइम पे कि भाई लड़ाई वगैरह नहीं करनी है, इसको कंट्रोल वगैरह करना जितना हो सके, लड़ाई करने का भी बेनिफिट वगैरह नहीं है। ये वहाँ के गवर्नर वगैरह से भी बातें करता था, जो ब्रिटिश का गवर्नर था उस टाइम पे, उसको भी बोलता रहता था कि ऐसे वैसे काम नहीं करने। ये सब चल रहा था डुप्लेक्स की तरफ से। लेकिन बार्नेट की बात करें, ये बार्नेट कौन था, ये एक नेवल ऑफिसर था अंग्रेज़ों का। अब इनका पता क्या था, यूरोप में ना, इंडिया को तो छोड़ो, यूरोप में इनकी ऑलरेडी लड़ाई चल रही थी। ये ब्रिटिश की बात करें, इंग्लैंड वगैरह की बात करें और फ्रेंच की बात, लड़ाई चल रही थी ना। ऑस्ट्रिया सक्सेशन वार की बात करते हैं, एक्सेशन की बात कर रहे हैं। वहाँ पर क्या था, एक तरफ में एक एंड में कई सारे नेशंस थे जिसमें फ्रेंच साइड दे रहा था, और अपोजिट साइड में भी कई सारे नेशन थे जहाँ पे अंग्रेज़ वगैरह थे। तो यूरोप में ऑलरेडी इनकी लड़ाई चल रही थी कि ऑस्ट्रिया पे किसने कब्जा वगैरह करना है। अब वहाँ पे लड़ाई चल रही है यूरोप में, तो इंडिया में भी दोनों हैं, अंग्रेज़ भी हैं फ्रेंच भी हैं, और भी जिस पार्ट में अंग्रेज़ फ्रेंच थे वहाँ पे भी आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो हमें तो यूरोप का पढ़ना नहीं, हमने इंडिया का पढ़ना है, तो हम इंडिया में कार्नेटिक वार्स पढ़ रहे हैं। एक तो वहाँ पे पहले पंगे चल रहे थे, अब यहाँ पे भी एक दूसरे से पंगे करने थे। अब यहाँ पर होता क्या है, बार्नेट की बात करें, कहाँ गया बार्नेट की बात करें, जो कि अंग्रेज़ों का ऑफिसर होता है, नेवल ऑफिसर होता है, वो फ्रेंच की शिप्स को क्या करता है, कैप्चर करना स्टार्ट कर लेता है, अपने कंट्रोल में करना स्टार्ट कर लेता है। अब भाई तुमने लड़ाई स्टार्ट कर ही दी यहाँ पे, तो फ्रेंच वाले क्यों रुकेंगे, वो भी देखते अपनी ताकत आजमाएंगे। अब शिप्स कैप्चर करना स्टार्ट कर दी, तो फ्रेंच के डुप्लेक्स की बात करें, जो गवर्नर होता है, क्या करता है, मॉरिशस की बात करें, वहाँ पे भी फ्रेंच ने कंट्रोल किया था कुछ हद तक। वहाँ पे जो इनका गवर्नर था, जो कि बड़ा खतरनाक होता है, जिसका नाम होता है ला बोर्डेनेस, इसका और भी बड़ा लंबा नाम है, मैंने इतने शॉर्ट में लिखा हुआ है। वो उसको वहाँ से बुलाता है कि भाई यहाँ पर आ, तो हमारी हेल्प वगैरह कर, ये जो मद्रास वाला सेक्शन वगैरह है ये हमने कैप्चर वगैरह करना है, मैं जो आज चेन्नई वगैरह की बात करते हैं उसको कैप्चर वगैरह करना है, और हमें हेल्प वगैरह चाहिए, तो यहाँ पर आ, इस बार्नेट को भगा यहाँ से, ये नेवी वगैरह अपने से तंग हमको कर रहे हैं। तो भाई ये आ जाते हैं यहाँ पे, बोर्डेनेस की बात करें, यहाँ पे एंट्री कर जाता है। जैसे ये यहाँ पर आता है और बार्नेट को हरा देता है, बार्नेट को हरा के मद्रास कंट्रोल वगैरह में कर लिया, इसका ये काम खत्म हो गया। लेकिन अब ये करता क्या है, ये लालची बंदा होता है, ये कई तरह के वो समझौते वगैरह करने का ट्राई करता है, नहीं यहाँ से नहीं रुकने वाला ये वो, तो वो डुप्लेक्स वगैरह मानता नहीं है। तो अंग्रेज़ उसका फ़ायदा उठाते हैं। अंग्रेज़ क्या करते हैं, उसको पता होता है अंग्रेज़ों को लालची भी है, ताकतवर तो है, बट इसमें एक ड्रॉबैक भी है, लालची है। तो अंग्रेज़ को रिश्वत वगैरह देते हैं। अब जब इसको रिश्वत वगैरह देते हैं, ये अपनी जगह छोड़ के चला जाता है और अंग्रेज़ मद्रास को कैप्चर वगैरह कर लेते हैं। अब अंग्रेज़ों ने जब कैप्चर वगैरह कर लिया, उसके बाद डुप्लेक्स को होता है मुझे फिर से रिकैप्चर करना है। ये फिर से क्या करता है,
अनवरुद्दीन की खान की बात करें, हम कर्नाटक रीजन की बात करें, वहाँ पे जो ऑफिसर वगैरह टाइप का रहता है, नवाब कह सकते हो, ऑफिसर एक स्पेशल रहता है वहाँ पे, ये उसकी हेल्प लेता है। किसकी बात करें? डुप्लेक्स की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कि एक काम करते हैं, हम मिल के एक काम करते हैं, हम यहाँ पे जो ये अपना सैंड जो अपना है फोर्ट वगैरह मद्रास वाला, इस पर कब्जा वगैरह करते हैं, अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाते हैं। तो जैसे अगर तू सक्सेसफुल रहा तो मैं क्या करूँगा, मैं तेरे को कंट्रोल वगैरह दे दूँगा। इस तरह से बातें वगैरह वहाँ पे वो करता है कि मैं कंट्रोल जो सारे तेरे कंट्रोल पे कर दूँगा, बस उन्हें हेल्प वगैरह करनी है, वही सब कुछ होता है। ये रिकैप्चर कर लेता है, फ्रेंच जो है डुप्लेक्स जो है वो रिकैप्चर कर लेता है अपने एरिया वगैरह को। अब रिकैप्चर तो कर लेता है, लेकिन अनवरुद्दीन को जो उसने वादा किया होता है वो पूरा नहीं करता है, यानी कि अनवरुद्दीन को यहाँ पे धोखा मिल जाता है। क्लियर हो गया? फ्रेंच ने अपना काम निकलवा दिया, जैसे काम निकलवा गया, काम निकल गया, इसको धोखा दे दिया, उसको कहा भाई जा तू कौन है, क्या तरह से बातें वगैरह करी थी, वो सबकी बाढ़ में। ठीक है, अब यहाँ पे मिल गया अनवरुद्दीन को धोखा। अब उसके बाद मेन बैटल होती है बैटल ऑफ सेंट थोम। ये आपको याद रखना, सोमस भी कहा जाता है, थोम भी कहा जाता है। बैटल ऑफ सेंट थोम जो है कार्नेटिक वॉर को कभी कभी इस नाम से बुलाया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। इसका ईयर आपको याद रखना है 1746। 1746 आपको ईयर याद रखना है बैटल ऑफ सेंट थोम। इसे बैटल ऑफ अद्यार भी कहा जाता है, क्योंकि अद्यार नदी के किनारे ये होती है। इतना आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर होता क्या है, अब महफूज खान जो कि अनवरुद्दीन का बेटा होता है, ये उसको बेचता है कि जा तू एक काम कर, तू जाके इनसे लड़ वगैरह, और इसने जो हमें धोखा वगैरह दिया है इसको मज़ा चखाना है, तो अपनी फ़ौज लेके जा। उसके पास जो इनकी तरफ से फ्रेंच की तरफ से कैप्टन कौन था उस टाइम? लुइस पैराडिस था। तो कहा कि लुइस पैराडिस के पास कुछ भी नहीं है, 250 के करीब उसके पास अपने सैनिक है, 700 के लोकल सिपाही वगैरह उसके पास कुछ भी नहीं। तू जा अपने 5-6 हज़ार सैनिक लेके जा, उसको उधर दे, वहाँ से निकाल दे, वहाँ से भगा दे उसको वहाँ से। तो ये महफूज खान क्या करता है, अपनी इतनी बड़ी कैवलरी फौज वगैरह लेकर निकलता है, और उसके 250-500 बंदों के पीछे पड़ जाता है। लेकिन ये जो है बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके 250 बंदे इनके 5-5 हज़ार बंदों को हरा देते हैं, पूरी तरह से पिछाड़ देते हैं। अब ये जो था ना, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ थी, टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे फ्रेंच वालों के लिए। उन्हें क्योंकि पहले ऐसा आपको कहा था लास्ट वीडियो में, 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई थी, उससे पहले मुगल एम्पायर बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसको वीक होना स्टार्ट हो गया था, अंग्रेज़ों ने बेनिफिट होता था, आपको बताया था मैंने। अब यहाँ पे इनको भी पता लगा फ्रेंच को कि भाई हमारी ताकत कितनी ज़्यादा है, जो हम डर रहे थे कि भाई ये बंगाल है, ये सब कुछ है, मतलब इसकी बात कर रहे हैं हम, मुगल एम्पायर की बात करें तो कुछ भी नहीं है हमारे सामने। हमारे 250 बंदों ने इनके 500 बंदों को पीछे भगा दिया वहाँ से, तो हमारी कितनी ताकत है। तो कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ पे फ्रेंच वालों को आ गया था, तो उनको बुरी तरह से हरा दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल साइन होती है 1748 में, जिसके बाद क्या होता है, सारी लड़ाई ख़त्म कर दी जाती है, जिसने जो रीजन गेन किया होता है एक दूसरे को वापस लुटा दिए जाते हैं। ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल। जो पहली कार्नेटिक वॉर थी वो कौन सी ट्रीटी से ख़त्म होती है? ट्रीटी ऑफ एक्स-ले-चैपल। ये आपको याद रखना है, इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, यहाँ पे किसी तरह का आपको डाउट नहीं होगा। आगे चलते हैं। ये होगी फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की कहानी। डुप्लेक्स फ्रेंच गवर्नर बन के आता है, लालच होती है, आगे किस तरह से कहानी चलती है। यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट इस कार्नेटिक वॉर के बाद में ना, जो ये फ्रेंच होते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ऑब्वियस ही बात है, किसी भी बंदे में कॉन्फिडेंस आएगा जब इस तरह का लड़ाई देखने को मिलेगा, भाई हमारी टीम कुछ भी नहीं है, तुम्हें उन अच्छे खासी टीम को हरा दिया था, तुम्हारे लिए मैं कहता हूँ कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। अब सेकंड कार्नेटिक वॉर की स्टार्ट होती है, ट्रीटी साइन हो गई लेकिन ट्रीटी नाम की होती है। सेकंड कार्नेटिक वॉर की बात करें जो स्टार्ट होती है 1749 से लेकर 1754 तक। अब इसमें मेन क्या है, इसका मेन रीज़न ये था कि जो हमारा फ्रेंच की बात करें, जो डुप्लेक्स था, इसका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, ये कॉन्फिडेंस बड़ा ज़्यादा बढ़ गया था इसका। अब उस टाइम पे क्या था ना, इंडिया की बात करें स्पेशली हैदराबाद या कर्नाटक जो मेन रीजन थे वहाँ पे साउथ वाले साइड के, तो इन पे आपस में ना कन्फ्लिक्ट चल रहे थे। हैदराबाद की बात करें, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में था कि यहाँ का सूबेदार कौन बनने वाला है, क्योंकि जो मेन पहले तो उसकी डेथ हो गई है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है कि वहाँ का सूबेदार कौन बनेगा। हैदराबाद में ये पंगा पड़ गया, और कर्नाटक रीजन में क्या हो गया, अनवरुद्दीन और चंदा साहिब के बीच लड़ाई चल रही है कि यहाँ का गवर्नर वगैरह कौन बनने वाला है। इस तरह का यहाँ पे सीन चल रहा है। अब यहाँ पे जब आपस में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो उन्हें कूदने में तो मज़ा आएगा कि इन दोनों में से एक को अंग्रेज़ बोलेंगे, एक को मैं ले लेता हूँ, और एक फ्रेंच वाले ले लेंगे। यहाँ पे भी एक को अंग्रेज़ अपने साइड कर लेंगे, एक को फ्रेंच अपने साइड कर लेंगे, और आपस में लड़ाई करवा देंगे। तो उनको क्या बेनिफिट है, उनको तो बेनिफिट है, अपने सैनिक लगाए नहीं ज़्यादा इन्हीं के लड़ रहे वगैरह हैं, तो उनको सपोर्ट करना है खाली, यहाँ पे ये सिस्टम था। तो हैदराबाद की बात करें, मुजफ्फर जंग की बात करें, इसको जो फ्रांस वाले हैं वो अपने साइड कर लेते हैं, और कर्नाटक की बात करें यहाँ पे चंदा साहिब को जो फ्रांस वाले हैं वो अपनी साइड कर लेते हैं। बच गए नासिर जंग, ये अंग्रेज़ ले जाएंगे अपनी साइड कर लेंगे, और अनवरुद्दीन की बात करें या अंग्रेज़ ले जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, अनवरुद्दीन को पहले धोखा मिलता है फ्रांसियों से, तो वो क्यों उनके साइड जाएगा, वो अंग्रेज़ों के साइड ही जाएगा। तो जब बच गए चंदा साहिब, उसको किसने ले लिया, अंग्रेज़ों ने ले लिया, वो सॉरी फ्रांस ने ले लिया। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, मेन होती है बैटल ऑफ अंबर।
यहाँ पर आपको कहा गया, जब पहले कार्नेटिक वार हुई थी आपको बताया था वहाँ पे बैटल ऑफ, कहाँ गई फर्स्ट कार्नेटिक वार, बैटल ऑफ सेंट थॉम, जिसे बैटल ऑफ अद्यार भी कहा जाता है, ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में इंपॉर्टेंट था। वैसे सेकंड कार्नेटिक वॉर की बात करें, बैटल ऑफ अंबर इंपॉर्टेंट है, ये तो 1749 में, 1746 में हुई थी, 1749 में हो रही, याद रखना। यहाँ पर क्या होता है देखो, अब बैटल ऑफ इसकी बात करें, अंबर की बात करें, यहाँ से बात करें हम अनवरुद्दीन की हमने बात की, यहाँ से अनवरुद्दीन आ गया, यहाँ से हम बात करेंगे नासिर जंग आ गया, अंग्रेज़ों की तरफ से एक तरफ अनवरुद्दीन आ गया, एक तरफ नासिर जंग आ गया, ये सारे निकलते लड़ाई करने के लिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पे अनवरुद्दीन जो है हार जाता है, ये क्लियर हो गया। अनवरुद्दीन यहाँ पे हार गया, तो जब अनवरुद्दीन हार गया इसका मतलब क्या, कार्नेटिक रीजन से उसका कंट्रोल हट गया। अब कार्नेटिक रीजन में आ गया चंदा साहिब, यानी कि फ्रेंच वालों का कंट्रोल आ गया। और दूसरी तरफ बात करेंगे, हैदराबाद की बात करेंगे, तो हैदराबाद में किसका कंट्रोल आ जाएगा, क्योंकि फ्रांस जीते हुए हैं तो मुजफ्फर जंग को वहाँ पे कंट्रोल दे देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डुप्लेक्स वगैरह की बात करें, वो इनके साथ और इनके साथ मिलकर लड़ाई करता है बैटल ऑफ अंबर में और उनको हरा देता है। अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है, अनवरुद्दीन को मार दिया, कुछ टाइम पीरियड के बाद क्या होता है, नासिर जंग को भी मार दिया जाता है। और हैदराबाद और इसकी कार्नेटिक रीजन की बात करें, फिर से फ्रांस पे कंट्रोल आ जाता है, जो कि वो चाहते थे। अब ये हो गया, लेकिन उसी टाइम पीरियड पे रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, रॉबर्ट क्लाइव की बात के कलर कह सकते हैं उनकी तरफ से होता है, अंग्रेज़ों की तरफ से होता है। जब पहले कार्नेटिक वार होती ना, उस टाइम पे जब अंग्रेज़ हार रहे थे, तो उस टाइम पीरियड पे भी रॉबर्ट क्लाइव को ना स्लेव बनाया हुआ था कुछ टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पे वही रॉबर्ट क्लाइव की बात करें, क्या करता है, उस टाइम सौंदर्स के पास, जो बंगाल के साइड में होता है नवाब वगैरह, सौंदर्स के पास जाता है और सौंदर्स को बोलता है, भाई एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, आरकोटल रीजन में अटैक वगैरह करते हैं। उससे क्या होगा, अगर आरकोट है कि भाई, आरकोट जो है वो कर्नाटक रीजन की कैपिटल है, आरकोट जो है वो कैपिटल है कर्नाटक रीजन की। हम एक काम करते हैं, हम जाके आरकोट पे अटैक करते हैं। अगर हमने अटैक कर दिया आरकोट में, जो कि कैपिटल है कर्नाटक रीजन की, तो भाई यहाँ पे कर्नाटक रीजन किसके पास है, चंदा साहिब के पास है। तो चंदा साहिब का ध्यान किस पे आ जाएगा, अगर हम आरकोट पे अटैक करते तो चंदा साहिब की जो अपनी फौज भेज देगा आरकोट वाले साइड, तो जो कर्नाटक रीजन में फौज कमज़ोर पड़ जाएगी, हम कर्नाटक रीजन पे अटैक कर लेंगे। जब वो कर्नाटक को बचाने जाएगा, हम फिर आरकोट पे अटैक कर लेंगे। तो इस तरह से इनको हम यहाँ से भगा देंगे यहाँ से। अब ये उसको बोलता है बंगाल को, उसको सुंदर्स को बोलता है। तो सुंदर्स बोलता है, बात तो बड़ी सही है, एक काम कर, जो तूने काम मुझे बताया वो तू कर, मैं तेरी हेल्प वगैरह करता हूँ, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो रॉबर्ट क्लाइव बोलता है, कोई बात नहीं, मैं हेल्प करो मेरी तो मैं आगे जाऊँगा। तो रॉबर्ट क्लाइव वगैरह यहाँ पे जाता है और यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जो है आरकोट पे कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे होते हैं, अपनी सेना जो है, रॉबर्ट क्लाइव जो है कुछ सैनिकों के साथ, कैवलरी के साथ, कुछ कैवलरी के साथ जाता है आरकोट वाले साइड पे। जब वो आरकोट पे जा रहा होता है, अपनी सेना काफ़ी टाइम तक वो भेजता है वहाँ पे, कम लोगों के साथ वहाँ पे टिका रहता है वहाँ पे वो। जब वो आरकोट पे जाता है तो चंदा साहिब को लगती है आग, वो कर्नाटक रीजन से अपनी जो आर्मी वगैरह भेजता है यहाँ पे। जब वो यहाँ पे भेजते तो पीछे से वो यहाँ पे अटैक कर जाते हैं, समझ गए, यहाँ से आर्मी को यहाँ पे बुलाया और पीछे यहाँ पे अटैक कर दिया, कर्नाटक रीजन पे कंट्रोल वगैरह कर लिया। ये सिस्टम यहाँ पे कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे जो है ये फ्रेंच की पावर को कम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये क्या करते हैं, अंग्रेज़ क्या करते हैं, मोहम्मद अली को जो है वो कर्नाटक का नवाब बना देते हैं। अब उसको तो हटा दिया, मोहम्मद अली को नवाब बना दिया कर्नाटक का, उसी तरह से आरकोट पे भी कब्जा कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया। जब ये सब कुछ होता है तो फ्रेंच का जो गवर्नर था डुप्लेक्स, उसको वापस बुला दिया जाता है, भाई तू क्या कर रहा है, तेरे रहते रहते जब तूने तो कुछ कंट्रोल में कर लिया है, उसके बाद फिर से छीना जा रहा है सब कुछ, तो भाई ये सब नहीं चलेगा, तो वापस आ जाए। जब उसको वापस बुलाते हैं और एक नया गवर्नर बना के भेजते हैं। नया गवर्नर कौन हो गया, ये GODEHUE लिखो, गोधू यहाँ पे कुछ करके नाम रहता है यहाँ पे, इसको गवर्नर बना के यहाँ पे भेजा जाता है इंडिया में। जब ये गवर्नर बन के आता है, अब ये बेचारा शरीफ सा होता है, कुछ कह सकते हो यहाँ पे, ये आगे लड़ाई ख़त्म करने का ट्राई करता है और ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन करवाई जाती है 1755 में। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी साइन होती है, जिसके बाद लड़ाई ख़त्म हो जाती है। जो फर्स्ट कर्नाटक वॉर थी ट्रीटी ऑफ एक्सले-चैपल से ख़त्म होती है, और जो सेकंड कर्नाटक वॉर की बात करें वो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी से ख़त्म होती है। इतना भी क्लियर हो गया, दो कर्नाटक वॉर को समझ आ गई। अब हम चलते हैं थर्ड कर्नाटक वॉर की तरफ। जब हम थर्ड कर्नाटक वॉर की बात करते हैं, ये चलती है 1756 से लेकर 1763 तक। अब इस टाइम क्या होता है, फ्रांस की तरफ से काउंट डी लेली जो है वो फ्रांस की तरफ से यहाँ पर आया होता है। बेचारा सोचता है यहाँ पे कब्जा करूँगा, वहाँ पे कब्जा करूँगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाता है। अब इस टाइम पीरियड पे क्या था, इस ड्यूरेशन के बीच में क्या होता है, 1757 की बात करें, बैटल ऑफ प्लासी की बात करें, वहाँ पे अंग्रेज़ तो वैसे जीत गए होते हैं, यानी कि बंगाल पे कंट्रोल आ गया होता है। हालांकि डेप्थ में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, क्योंकि आज के वीडियो में सिर्फ अंग्रेज़ों की लड़ाई बात कर रहे हैं, यूरोपियंस की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी ये जीत गए यहाँ पे पूरी तरह से। अब बंगाल पे कंट्रोल आ गया, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग पोर्शन था वहाँ पे उस टाइम पे माना जाता था। चंद्र नागौर की बात करें, हैदराबाद से करते करते कई तरह रीजन पे कंट्रोल वगैरह कर रहे थे और फ्रेंच की जो जगह थी उस पर भी कंट्रोल करते जा रहे थे। अब इतने स्ट्रॉन्ग ये बन चुके थे। अब करते करते क्या होता है, 1760 की बात करें, बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश होती है, जहाँ पे फ्रेंच लोगों को पूरी तरह से वॉश कर दिया जाता है। कब? बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश। सबसे पहले अपनी लड़ाई की बात की, कार्नेटिक वॉर की बात की, बैटल ऑफ सैंट थोम 1746। जब हम सेकंड कार्नेटिक वॉर की बात आए तो कहेंगे बैटल ऑफ एम्बर की बात करें 1749। और जब थर्ड कार्नेटिक वॉर की बात की, बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश 1760 में होती है, नवंबर 24-25 नवंबर को कुछ ऐसे करके बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश होती है 1760 में। अब यहाँ पर क्या होता है, सर आयरकॉट जो होता है और किसकी लड़ाई करता है, काउंट डिलेली जो कि फ्रांस का होता है। अब यहाँ पे ये हार जाता है। जब ये हार जाता है तो ब्रिटिश क्या करते हैं, पौंडीचेरी को भी कैप्चर करते हैं 1761 में। अब इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है 1763 में, जिसकी वजह थर्ड जो कार्नेटिक वॉर है वो भी खत्म होती है। हालांकि बैटल ऑफ वॉन्डे वॉश से पहले इतना बुरी तरह से हरा दिया होता है और इस लड़ाई में भी इतनी गंदी तरीके से हराते हैं कि फ्रेंच जो है हाथ खड़े कर देते हैं, कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है पूरी तरह से दबदबा किसका बन गया, अंग्रेज़ों का यहाँ पे बन चुका है। तो आने वाले टाइम पे अंग्रेज़ यहाँ पे रूल करने वाले हैं और आने वाली हिस्ट्री में हम अंग्रेज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं और इंडिया में क्या क्या चल रहा था वो सब पढ़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और पॉजिटिव वाइब्स हमारा यूट्यूब चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर भी विजिट करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको जो जनरल अवेयरनेस है उसे मैं डिजिटल बोर्ड में लेकर आऊँ आपके सामने, उससे मेरा भी टाइम बचेगा, आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। क्योंकि ये वीडियो बन गई है ना अभी, अब इसको एडिटिंग करने में साइड में इमेजेस लगानी पड़ती हैं फ़ोन से, उसको खाली इसको जो अगर 20-25 मिनट की वीडियो बने इसको एडिट करने में 30-35 मिनट लग जाएंगे, प्रोसेसिंग होने में आधा घंटा लग जाएगा। यानी कि इस वीडियो बनाने के बाद भी 1 से 1.5 घंटे का टाइम मुझे इस पर लगाना पड़ेगा वीडियो को, फिर अपलोड करूँगा इस वीडियो को मैं जाके। तो मैं चाहता हूँ डिजिटल बोर्ड है, उसके लिए बस एक ही काम करना, अपने वीडियो को शेयर करना है, जितना हो सके उतना शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।